चलिए देखिए, श्वसन में आप देख रहे थे क्या, श्वसन की अवस्था। श्वसन किसे कहते हैं, माने अंतिम उत्पाद उसका क्या मिलता है, ऊर्जा ना। ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और टूट करके आपको क्या देगा, एनर्जी ना। आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, जल बनेगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा आपको मिलेगा ना। इसकी दो अवस्थाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसको दो भाग में आपने बांटा था, ऑक्सी और अनाक्सी। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो उसे हम ऑक्सी श्वसन कहेंगे, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन नहीं हुआ तो उसे अनाक्सी श्वसन कहेंगे। अनाक्सी श्वसन को किण्वन भी कहा जाता है। कुछ जीवाणुओं में, ये बताए थे ना, कुछ जीवाणुओं में जैसे ईस्ट और जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य के बाहर न होने वाले ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। किण्वन के विषय में भी आपको बता दिए। हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन की श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की 3 अवस्थाओं को आपने देखा था और वही आज हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, देखो आपको ये भी समझना है कि हम लोग जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, क्यों जी तुम 5-4 दिन में एक दिन आते हो ना, जो हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, आप सोचो कि केवल ऑक्सीजन को हम लेते हैं, बाकी और चीजों को हम पूरा क्या कर देते हैं, निकाल। ऐसा क्यों ना, ये आज हम लोगों को समझना है। तो पहले देखिए श्वसन की अवस्था। यहाँ देखो सूरज दिखेगा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे। श्वसन की अवस्था, श्वसन की अवस्था बड़ा होगा तो इसको छोटा कर दो। अवस्थाएं, श्वसन की अवस्थाएं, हाँ बना दो। चलो देखो, छोड़ो। श्वसन की अवस्था आप देख रहे थे 3 अवस्थाएं हैं ना। श्वसन की कितनी अवस्था, 3। एक को हम कहेंगे बाह्य श्वसन। क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। लड़के अब बात मत करो, बाह्य श्वसन। दूसरे का नाम था भैया आंतरिक या उत्कीय श्वसन। आंतरिक या ऊतक श्वसन, ऊतक श्वसन सही है। तीसरा आप देख रहे थे कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन ये थोड़ा सा जटिल है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। कोशिकीय श्वसन देखिए, बाह्य श्वसन क्या है। बाह्य श्वसन की 2 अवस्थाएं हैं। बाह्य श्वसन माने जो हम बाहर से हवा को लेते हैं, यह कितने तरीकों से ले सकते हैं, इसकी 2 अवस्थाएं आपको बताया गया है। एक को कहता है श्वासोच्छ्वास ना, देखो एक को श्वासोच्छ्वास और एक को गैसीय विनिमय, देखो दिया होगा। एक को कहा होगा क्या, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास ना। इसे ब्रीदिंग कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्रीदिंग ना। और इसे कहेंगे गैसीय विनिमय। क्या, गैसीय विनिमय, विनिमय। अब आप बताना ध्यान से कि अगर आपसे पूछे बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, बाहर से, वातावरण के बाहर से होने वाला जो श्वसन है वही कहलाता है क्या, बाह्य श्वसन। बाह्य से पता ही चल रहा है कहाँ से, बाहर से। तो बाहर से होने वाले श्वसन को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। और यह 2 तरीके का हो सकता है, या तो श्वासोच्छ्वास होगा या तो गैसीय विनिमय। देखो श्वासोच्छ्वास किसे कहेंगे, जब हम किसी चीज को, माने ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास ना। आपके जरूरत के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं उसको ग्रहण करना, और जो जरूरत के चीजें नहीं उसे क्या कर देना, बाहर निकाल देना, उसी को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। जैसे पेड़ पौधे अगर श्वासोच्छ्वास करेंगे तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण करेंगे बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। ये तो आपको अलग से पढ़ा दिए हैं। तो ऐसा भी जानते रहिए कि श्वासोच्छ्वास अलग अलग जंतुओं या फिर पादपों के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग का क्या ग्रहण करना, ऑक्सीजन, और हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। इसमें देखिए आप करेंगे क्या, ब्रीदिंग में 2 काम होता है। ऑक्सीजन को, यहाँ देखो हम लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन को इंटर करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और दूसरा
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ऊपर लगाए हैं तीर मतलब बाहर निकालना, और नीचे लगाए हैं तीर माने अंदर ग्रहण करना। समझ रहे हो ना? अगर हम तीर नीचे की तरफ लगा दिए, यहाँ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि अभी दो चीजें और, ये जो श्वासोच्छ्वास है यह दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो। तो आप बताओ, बाह्य श्वसन माने जो बाहर से हम क्रिया कर रहे हैं वही कहलाता है क्या? बाह्य श्वसन। अब देखो ये श्वासोच्छ्वास भी दो प्रकार का। अगर आपसे कोई पूछे ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, हाई स्कूल में अगर आ ही जाए ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? सांस को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? माने सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझ गए? अगर कोई भी पूछे श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं तो आप आराम से बता सकते हो ना। अब देखो, अब सांस को अंदर लेना यानी सीधा सीधा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो। एक को कहेंगे निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन। निःश्वसन। और दूसरे को कहेंगे निःश्वसन। एक का नाम रहेगा निःश्वसन और दूसरे का नाम निःश्वसन। निःश्वसन को अंग्रेजी में याद करिएगा इनहिलेशन, और इसको कहेंगे एक्स। अब आप इतना जानते रहो, ई जहाँ लगा एक्स और जहाँ इन लगा अंदर हो जाएगा इनहिलेशन। पूरा लिखिएगा इनहिलेशन और एक्सहिलेशन। इनहिलेशन माने अंदर लेना, और इन माने जैसे मैं आई कम इन मतलब क्या? अंदर। तो अगर अंदर सांस को ले रहे हो तो ये कहलाता है इनहिलेशन, और अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो उसे हम कहेंगे एक्सहेलेशन। ठीक? तो ब्रीदिंग यानी इनहिलेशन और एक्सहेलेशन के मिश्रण को ही क्या कहते हो? श्वासोच्छ्वास। यानी सांस को निकालना और ग्रहण करना ही श्वासोच्छ्वास। अब यहाँ जब निःश्वसन आप कर रहे हैं, निःश्वसन, तो इसमें आप क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं? हाँ देखो, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन वातावरण में जितना है उतना आपको मिलेगा 21% ना। नाइट्रोजन आप कितना ग्रहण कर रहे हो? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है? कितना % है? 0.0। अगर पूछ ले, हाँ वातावरण में अगर पूछ ले आपसे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, कितना % है? 0.0। कार्बन डाइऑक्साइड का 2-3 काम है। नहीं दिख रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, अब इससे नीचे नहीं लिखेंगे, बस कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहाँ तक दिख रहा है वहीं लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 2-3 काम करता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड न रहा होता तो समझ लो कि ये प्रकृति में जो भी चीजें हैं सब जलती हुई दिखती। सब क्या करती? यही इसीलिए आप लोग यहाँ अग्निशामक यंत्र लिखा होगा, उस डिब्बे पे देखिएगा, रेड कलर का डिब्बा रहेगा और वहाँ लिखा रहेगा CO2। आप जाके ध्यान देना कभी बैंक में जाके, बैंक में पेट्रोल टंकी में ना, और या फिर आजकल तो गाड़ियों में भी मिल रहा है इतना बड़ा स्प्रे की तरह, CNG वाले गाड़ी में। हाँ, तो यानी उसमें लिखा क्या रहेगा? ये लाल रंग का डिब्बा रहेगा, उसमें भरा कौन सा गैस रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कहीं आग लगता है तो जब आप पानी डालते हो तो पानी का सूत्र होता है H2O, यानी ऑक्सीजन उसमें है, वह उसकी क्रिया को और तेज कर देगा। कभी आप देखो कहीं हवन होता रहे या फिर कुछ और होता रहे, तो आप जब पानी छिड़कते हो तो एक बार वो आग क्या होती है? तीव्र होती है। बाद में भी भले से ज्यादा अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो बुझ जाए, लेकिन एक बार उसकी क्रिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। लेकिन जो चद्दर है मान लो कहीं, तो चद्दर क्या करता है? अगर आप बगल से ढक दिए ना तो ऑक्सीजन को वहां रोक देता है और पूरा लेयर बना देता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देखे होंगे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो, कभी कभी देखते होंगे, गैस में आग लगा होगा, कोई सिखा रहा होगा, क्या करिए? चद्दर से लपेट दीजिए, जिससे कौन सी गैस उसमें बंद हो जाता है जाना? ऑक्सीजन। और क्या हो जाता है? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो समझ गए निःश्वसन। अब निःश्वसन क्या है? इसमें हम लोग जो हमने लिया है, जिन गैसों को हमने क्या किया है? ग्रहण किया है, उन गैसों को कितना % हम बाहर निकाल रहे हैं, यही कहलाता है क्या? निःश्वसन। अब देखो, जैसे आपने लिया है कितना %? 21। अब इसमें आप बाहर निकालोगे 16 से 17%।
क्या कर दोगे, 16 से 17% आप बाहर निकाल दोगे। ठीक, इसका मतलब 16 से 17 आपने निकाल दिया तो देखो 4 से 5% आपने क्या किया, सोचो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हम ऑक्सीजन, अभी पूरा लिखेंगे तब। और नाइट्रोजन जो है ये पूरा का पूरा 78 का 78% आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कितना परसेंट, 4% आप क्या करोगे, बाहर। सोचो आपने लिया है 0.3 और निकाल रहे हो कितना, अब सोचो ये ज्यादा कहाँ से हो गया, कहाँ से ज्यादा हो गया। देखो ले तो रहे थे आप कितना, मान लो ऑक्सीजन आपने लिया 21, ठीक है, इधर देखो 21 आपने लिया, ठीक है। 21 में आप कम निकालोगे, जैसे आप लाए थे कुछ भी सामान 21 लिया लाए थे, 16 या 17 बचा, ठीक है। लेकिन आप लाए थे कम और ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं कुछ हुआ होगा, तभी तो ये बना होगा। एक्स्ट्रा कहाँ से आया शरीर में, कुछ न कुछ हुआ होगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन आप 78 लिए, इसका 1% भी यूज नहीं किया, आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस है। दूसरी बात, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ, ऑक्सीजन, और बाकी किसी के साथ क्रिया नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तो इसके साथ क्रिया करेगा नहीं, और जब क्रिया नहीं करेगा तो जितना हमने लिया है उतना ही हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जितना आपने लिया है सब का सब क्या कर दोगे, बाहर। और अक्रिय गैस उसे कहते हैं जो किसी से क्रिया, अक्रिय माने नहीं, माने नहीं, जैसे अनाक्सी, ऑक्सी माने ऑक्सीजन की उपस्थित, अनाक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थित, समझ गए। तो इसी को कहते अक्रिय, जो किसी से क्रिया न करे, तो यह किसी से क्रिया करेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जितना आपने ग्रहण किया है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। 21 वाला आप ज्यादा आपको चाहिए ही है। 21 को यूज कहाँ कर रहे हो, सूत्र देखो आप, C6H12 और O प्लस 6O2 याद करिए। और यही जाके ग्लूकोज न, यही ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज को ATP में, याद करिए। आगे यहाँ बनेगा क्या, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बनेगा, प्लस ATP, और यही ऊर्जा का मुद्रा है, और इसी में 673 किलो कैलोरी मिलेगा। ये तरीका हो जाएगा। ये आप जब पूरा रिएक्शन समझे रहोगे ना तो आसान है। तो इसका मतलब देखो यहाँ लग क्या रहा है, ऑक्सीजन, क्या लग रहा है, तो यही ऑक्सीजन 21 जो आपने यूज किया था, ये 17 ही आपने बाहर निकाला, 4% को आपने ग्लूकोज को तोड़ने में लगा दिया, और यही टूटा, और आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी। और देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर क्यों निकल रही है, क्योंकि आपने लिया था 0.0, और जब ये इससे क्रिया किया तो देखो यहाँ क्या बन गया, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और यही आप लोग 0.03 के जगह पे ज्यादा बाहर निकालते हो। ठीक, और यहाँ देखो कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है पूरे रिएक्शन में, इसका मतलब नाइट्रोजन किसी से क्रिया, इसलिए जितना हमने ग्रहण किया था सबका सब क्या कर देंगे, बाहर। क्लियर है, ये अब आपको समझ में आएगा। निःश्वसन किसे कहते हैं, सांस को अंदर लेना। अंदर लेने का मतलब जितना भी वातावरण में सब कुछ है, जो भी गैस है, सब गैस को आप लेंगे। ऐसी तो आपके पास कोई यंत्र नहीं है कि जो है हट जाओ, कार्बन हटो, कार्बन डाइऑक्साइड हटो, नाइट्रोजन हटो, केवल ऑक्सीजन आओ ग्रहण कर लो, ऐसा तो है नहीं कोई चांस। तो आप करेंगे क्या, जितना भी वातावरण में है सबका सब ग्रहण करेंगे। और उसके बाद आपका सबसे मेन अंग है फेफड़ा, और फेफड़ा केवल रिसीवर है। फेफड़ा क्या है, रिसीवर है, वायु को रखने का केवल थैला है। और 1.5 से 2 किलो का 1.3 से 1.4 किलो या 1.5 किलो तक फेफड़ा होगा ना। और फेफड़ा केवल वायु का टंकी है। क्या है, टंकी में जैसे आप पानी रख दो तो टंकी पानी पीता है नहीं, तो टंकी है, लेकिन ये मेन काम करता है आपका ब्लड। अभी हम लोग देखेंगे मेन काम करने का, ऑक्सीजन को सब जगह ले जाने का काम ब्लड, और ब्लड का भी हीमोग्लोबिन, ब्लड का भी कौन, वहाँ हम लोग समझेंगे ठीक से अभी। तो ये आपको समझ में आया। ब्रीदिंग किसे कहते हैं, सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग 2 तरीके का हो सकता है, निःश्वसन और निःश्वसन।
निःश्वसन माने सांस को अंदर लेना, वातावरण में जो भी चीजें हैं सभी चीजों को अंदर लेना ही निःश्वसन, और जो बाहर हम निकालते हैं उसे हम निःश्वसन कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आ जाएगा गैसीय विनिमय। ये देखो गैसीय विनिमय यानी बाह्य श्वसन के कितने प्रकार? 2। एक को आपने देख लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब आपको क्लियर हुआ कि 78% हम बाहर ही क्यों निकाल देते हैं। दूसरा अब हम लोग देखते हैं गैसीय विनिमय। किधर गया डस्टर? अब गैसीय विनिमय में देखो 2 तरीके का आप देख सकते हो। पेड़ पौधे में आपको पढ़ा दिए हैं, पेड़ पौधे में गैसीय विनिमय का काम कर रहा था रंध्र, याद है? रंध्र या स्ट्रो। पत्तियों में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं ना। उसमें कई चीजें पाई जाएंगी, उन हरित लवक है, मैग्नीशियम है ना, ये सब आप पढ़ लो, जाके देखना जिसको दिक्कत हो ना। आप यहाँ जरूरत नहीं, उसकी हम बता दे रहे हैं। पत्तियों में जो रंध्र होता है, रंध्र ऊपर की तरफ कम होता है। स्थलीय पौधों में ऊपर की तरफ कम, नीचे की तरफ ज्यादा, और जलीय पौधों में उल्टा होता है। जलीय पौधों की पत्तियों में रंध्र ऊपर की तरफ ज्यादा, नीचे की तरफ कम। अब ये क्या करेगा गैसीय विनिमय में? जो पेड़ पौधे हैं वो गैसीय विनिमय रंध्र के द्वारा करते हैं, लेकिन मानव यानी पेड़ पौधे किसके द्वारा? पादप जो है, ये पादप किसके द्वारा करेगा? रंध्रों के द्वारा, रंध्र। और मानव जो है यानी जंतु जो है रुधिर के वर्णक हीमोग्लोबिन। रुधिर के वर्णक क्या? रुधिर पिगमेंट। रुधिर यानी ब्लड, ब्लड में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। देखो ध्यान से सुनो, हीमोग्लोबिन। यहाँ देखो हीमोग्लोबिन जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक हिम प्लस दूसरा ग्लोबिन, हिम और ग्लोबिन। याद करिए, ग्लोबिन जो था, हिम तो भाग ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा, और ग्लोबिन जो था वो बिलिरुबिन बनाया था। याद है? जब आरबीसी मर जाती है 120 दिन में, तो यही ग्लोबिन टूट करके बिलिरुबिन बन जाता है, जो पीलिया का कारण होता है। ठीक, और ये हिम भाग किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। तो ये हिम भाग जो है यही ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। लेकिन हिम का एक खराबी है, हीमोग्लोबिन में हिम का एक क्या है? खराबी। ये एक क्रिया करता है, बहुत गलत काम है इसका, कि अगर ये ऑक्सीजन को देखा तो ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन के अलावा इसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गया, कौन? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जान लो ये इससे ज्यादा प्रेम किससे करता है? ऑक्सीजन से ज्यादा। देखो शरीर में अभी तक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से प्रेम कर रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा यहाँ ये दिख गई, समझ लो ना, तो हाँ इसको छोड़ के उसके पास, तो यही दिक्कत है कि जब यह हीमोग्लोबिन के पास कौन आ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसी स्थिति में यह ऑक्सीजन को छोड़ करके उसके पीछे लग जाता है। किसके पीछे? कार्बन मोनो, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बरगद और पीपल जो लकड़ी नहीं होती, बरगद क्या कहते हो? बरगद, बरगद की पीपल जो बड़ा वाला पीपल, ये पीपल का जो लकड़ी होता है, जब इसको जलाओगे ना तो इसके धुआं में यही निकलता है, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग गांव में सुने होंगे कि पीपल की लकड़ी क्या नहीं करना चाहिए? जलाना नहीं चाहिए, नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसका कारण क्या है समझ गए? क्योंकि इसे कौन सा गैस निकलता है? और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ब्लड देख लिया, ब्लड नहीं, ब्लड का कौन सा भाग? हिम भाग। और ये ब्लड अगर देख लिया तो अपने ऑक्सीजन को, पत्नी को छोड़ के गर्लफ्रेंड की तरफ भाग जाएगा। किधर? यानी ये इसकी वाइफ है, किधर गया? गर्लफ्रेंड की तरफ। सीधा ऐसे समझो, बस समझने के लिए है ना, ये मत सोचना कि बस क्या बता रहे हैं, बस समझने के लिए बता रहे हैं। तो किसको छोड़ा? ये तो हमेशा इसके साथ है, यानी ये तो पत्नी ही समझो, हमेशा जीवन भर इसी के साथ रहना है। ऑक्सीजन तो रहेगा ही, इसी को ग्रहण करेगा हीमोग्लोबिन। बेचारा ग्रहण करते करते थक गया, किधर गया? अकेले उसी से क्रिया कर लिया, और आपको चाहिए था क्या? ऑक्सीजन। अब आपका दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा तब तो आपका एनर्जी काम करेगा, ग्लूकोज तभी बनेगा, ऊर्जा तभी बनेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अभी ग्लूकोज को टूटने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ही नहीं, कौन है?
कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये प्यार कर रहा है ना उससे, आपका शरीर थोड़ी ना कर रहा है, प्यार तो कर रहा है हीमोग्लोबिन। खता किया इसने, सजा भोगा आपने ना। ये खता किया, सजा भोगना पड़ गया आपके शरीर को, और ऐसी स्थिति में आपका दम घुट कर क्या हो जाती है, मौत। इसीलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि रात के समय घर में अंगीठी जलाकर मत सोइए। अगर अंगीठी जलाएंगे तो फिर भी उसमें क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और आपके मौत होने का चांस है। समझ गए? तो अंगीठी भैया वही धुआं जो जलावत है, ज्यादा मत जलाओ। पता चला कभी आपने देखा नहीं, बहुत ज्यादा मच्छर उच्छर रहे तो आप क्या करो, खूब बोरसी में लिया सुलगाए दे मजे कर, और मजे धुआं हो जाए मन लिया, ये दम घुटा ही लगा था कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मिल क्या रहा है? ऑक्सीजन है उसमें, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया कौन? हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को देख रहा है, वहाँ है, कह रहा है अरे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ इसको, किसके पास चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड को। यहाँ चला जाएगा, आप वहाँ अगर रहेंगे धुआं में, कुछ टाइम बाद देखा सांस फूले लगी, तो इसका मतलब आपका क्या, ऑक्सीजन को छोड़ के किसको ले रहा है। तो कुछ टाइम बाद ज्यादा रही जाब, साफो हो जाब, तो आदमी जान जाता कि हमारे शारीरिक दिक्कत पर बाहर निकल जाए। समझ गए? हाँ, तो यही दिक्कत है। ये आप समझ गए ना क्या कैसे होता है। तो पादप में जो काम करता है वो रंध्र करता है, स्ट्रोमेटा, और जो जंतुओं में ब्लड का हीमोग्लोबिन, रुधिर का क्या करता है, परिवहन, यानी गैसीय परिवहन होता है। ठीक, फेफड़ा क्या करेगा, गैस को ग्रहण करेगा, फेफड़ा जाके किसको देगा, हार्ट को, हार्ट उसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा। और फेफड़ा में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्वियोली। एल्वियोली एक क्या है, टंकी है जहां पर ऑक्सीजन पड़ा रहता है। ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है, ब्लड जाके किसके पास, हार्ट के पास, हार्ट पूरे शरीर में फेंकता है। हार्ट धमनी के द्वारा पूरे शरीर में फेंकेगा 120 के रफ्तार से। कितने रफ्तार से? 120 के रफ्तार से फेंक देगा, और आते समय ये किससे आएगा, 80 के रफ्तार से। लौट के किससे आएगा, तो धमनी से जाएगा, धमनी वाली मोटी वाली नस। जब ब्लड आप निकलवाओगे, कभी ब्लड पढ़ाएंगे चैप्टर, तो आपके सीरा में नहीं लगाएगा, ये नीचे वाला जो आता है ना सीरा में आता है, और ऊपर वाला धमनी। सीरा में डॉक्टर सुई हमेशा सीरा में देता है, धमनी में नहीं देता। धमनी में अगर सुई लगा देना तो उल्टा निकल जाएगा ना, चढ़ाई रहे पानी चढ़ी जाए मन ग्लूकोज तार उल्टा रिवर्स कौन, अरे खून चढ़ जाए के मन बोतले में ना, तो इसका मतलब उल्टा चढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका रफ्तार बहुत तेज है, स्पीड। इसीलिए जब डॉक्टर आपका खून निकालेगा तो यहाँ मोटी वाली जो नस दिख रही है ना, यहाँ कभी आगे बताएंगे, ये वाले में नहीं लगाएगा। इसमें केवल क्या लगाता है आपको, ये सिरा है, ये सिरा में आपको सुई लगा दिया, लेकिन अंदर जो दिख रहा है, इसके अंदर यही बिना अंदर ऊपर ऊपर कटबा कुछ न होए, अंदर में कटबा तब साफ ही हो जाबा। दामनी देखो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, ये काट लो और बच जाओ तो बताना, ये वाली नस डायरेक्ट धमनी है। ये मत करना कि बता दिए घर पे जाओ काट लो ना, हाँ झगड़ा करो और काट लो, यही सब। हाँ, जो आप ब्लड निकालोगे, ये वाला ब्लड नहीं, चेक कराने के लिए, मर्ज बीमारी चेक कराने के लिए इसी में लगेगा। लेकिन जब किसी को ब्लड देना है तो आपको एक बॉल देंगे, एकदम सोखन की तरह नहीं आता, उसे फेंकते हो, जो इमोजी बनाते हो ना, ये वाला। तो यहाँ अंदर की तरफ घुसा देंगे सुई, नीडल कहाँ घुसा देंगे, अंदर। और मोटी सुई रहेगी जिसे भैंस को लगती है ना। हाँ, कोई निकलवाया है? हाँ, कितना मोटा रहता है। हाँ, अब उतना भैंसी सुई लगा दे और गेंदा दे दे, कहीं एक दबावत रहे, और दबाए उबाए लेबर, तब आपको क्या करेंगे, निकाल उकाल ले, एक यूनिट निकाल ले, 240 ग्राम जितना भी रहे, और उसके बाद कहेंगे जाए ग्लूकोज खाइए। अब ग्लूकोज तो मिले ना, तब ग्लूकोज माने कहाँ मिलता, मीठा में, कहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब मीठा है, तो कहीं जाके चीनी खा ले, रसगुल्ला खा ले ना, तब चीनी तो मिले ना। ऐसा ताजा दुकाने पे जाबा चीनी खाए में अच्छा ना आए, तो ही बिना कहते जाए चाटा रसगुल्ला ना, तो रसगुल्ला खावा तो ठीक से तुरंत एनर्जी मिल जाए, क्योंकि आपको तुरंत एनर्जी चाहिए। और दूसरा बात ये मना कर देंगे कि आप बाइक मत चलाना, अभी बाइक चलाओगे या साइकिल चलाओगे तो, क्योंकि अभी आपका ऊर्जा कम हुआ है, और ऊर्जा कम होने पर आपको चक्कर आता है। अब पता चला साइकिल लेके जाता रहा, ट्रक आवत रहे, वहीं गिर गया है, चाँप के निकल गए, ट्रक वाला गड़बड़ाई जाए। तो इसीलिए मना कर देता है कि आप क्या ना करिए, साइकिल या बाइक मत चलाइए। आधे एक घंटे बाद आप सही हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चक्कर आता है, चाहे जितना भी आप पावरफुल हो, तुरंत निकलवाइए। अगर खड़ा हो जाइए ना, लाल पीयर दिखता है, हल्का फुल्का ना। अगर ज्यादा पतील, हमारे नहीं पतील में नहीं बताई जाए तो साफ हो जाए ना, वैसे ही कम बा गड़बड़ाई जाए। समझ गए? तो यानी ये अब क्लियर हुआ
पादपों में और जंतुओं में। तो ये बाह्य श्वसन दो प्रकार का, श्वासोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास समझ रहे हो, सांस को अंदर लेना बाहर निकालना, निःश्वसन और निःश्वसन समझ में आ गया। गैसीय विनिमय क्या होता है ये समझ में आ गया। इतना उतारो तब हम आंतरिक पढ़ लेते हैं और कोशिकीय उतार लो, तब इधर मिटाना पड़ेगा ना। आप लोग भ्रम में रहते हो ना, जेकरे अंदर कम नॉलेज रहे उ जान ल मार बौकत रहे, ऐसे निकाल दिया, हुआ निकाल दिया, हे ही निकाल दिया, यहाँ घूमत हन, हुआ घूमत हन ना, और कौन घूमत रही तब भी ना। ऑनलाइन बोल रहे हैं भैया, ये ना जो बड़ा टीचर होगा आप देख लो, कभी ये नहीं कहता। सोचो दुनिया में एक से एक महान है, हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं, जीरो हैं। अगर देखोगे स्वामी विवेकानंद को जानते हो, रात भर में कुछ पता नहीं कितना वॉल्यूम का किताब ये भी बता दिए थे किस पृष्ठ में गलती है, किस पृष्ठ में गलती है। हम लोग पढ़ पाएंगे? अगर एक पृष्ठ दे दो तो उसमें गलती हो जाएगा कि कहाँ कामा है, कहाँ भूल जाओगे ना। तो आप लोग अभी, हम लोग क्या हैं? जीरो हैं, जीरो से भी नीचे हैं ना। ये जो कहता है कि ये निकाल दिए वो निकाल दिए, समझ लो फेंक रहा है, बस कोई मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं, सीधी बात ना। आप देखो हमारे पढ़ाने से आपका कुछ नहीं होगा, सीधी बात है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। बस हम आपको कितना भी पढ़ा दें, हमारे पास बहुत अथाह नॉलेज हो, आपको नहीं आया क्या मतलब है? नॉलेज तो आपको चाहिए ना, हमको क्या लेना देना। अगर हम पढ़ाएं और आप घर पे पढ़ो ही नहीं तो आएगा कुछ नहीं आएगा। और भ्रम में मत जियो, कोई टीचर किसी को महान नहीं बनाता, लड़का खुद महान होता है। यहाँ कितने लोग पढ़ रहे हो, इसमें से कौन हो सकता है कोई अच्छा हो सकता है कोई अच्छा ना हो। हम क्या अलग अलग पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा इनके पास मत जाओ नॉलेज, उनके पास जाओ, नहीं, सबको क्या कर रहे हैं? समान दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? बस समझ गए? हाँ, आप लोग ये मत सोचा करो भ्रम में यहाँ वहाँ कुछ नहीं मतलब है ना। जिसको माने अगर आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग सोचते हो कि ये है वो है, कुछ नहीं है, सब फालतू है, छोड़ो जाने दो ना। क्या मतलब है मुझे किसी के बारे में? देखो आंतरिक या ऊतकीय श्वसन, ऊतक और देखो किसके विषय, ऊतक और बाह्य कोशिकीय। देखो ध्यान से, बाह्य कोशिकीय हम जैसे बना रहे हैं ऐसे बनाओगे ना तो याद हो जाएगा। ऊतक और बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय। देखिए एक तो ऊतक रहेगा ना, ऊतक, और ऊतक के बाद बाह्य कोशिकीय वातावरण रहेगा। क्या रहेगा? वातावरण। ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य। अब देखिए ऊतक होगा आपके शरीर में, शरीर के अंग अंग से मिलकर बना है, ऊतकों से अंग अंग से, ऐसे समझ लो। तो ऊतक जो है और बाहर का कोशिका जो है, ये बाहर के वातावरण को ना, ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य ना, गैसीय विनिमय को, के मध्य किसको? गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? हाँ, विनिमय। विनिमय को हम क्या कहते हैं? ऊतकीय या आंतरिक श्वसन कहते हैं। आप बता लोगे, अब आराम से बता लोगे कि ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? ऊतकीय या आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक, ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? आंतरिक या ऊतकीय श्वसन कहते हैं। अब देखो अगला आ गया कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन? कोशिकीय श्वसन। यह एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया? रासायनिक, चरणबद्ध तरीके से होता है। चरणबद्ध तरीके से आप लोग अभी देखेंगे जब हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। क्या? क्रेब्स चक्र। और आप वहाँ ये भी देखेंगे कि ऑक्सीजन जाके माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे बाइंड होगा और कैसे जुड़ करके वो किसका निर्माण कर देगा? ग्लूकोज का। किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। तो यह एक रासायनिक क्रिया है, चरणबद्ध तरीके से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का निर्माण भी करता है। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हो यह एक चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? चरणबद्ध। चरणबद्ध माने ये नहीं, बद्ध, देखना हिंदी ठीक से लिखना। चरणबद्ध मतलब जैसे
चरण वाइज चरण, माने जैसे आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में 1 में पढ़े थे तो आपने क ख पढ़ा था कि डायरेक्ट एप्पल पढ़ लिया था। क ख पहले आपने उस लेटर को देखना सीखा था कि अच्छा ये इस तरीके से ए लिखते हैं, इस तरीके से बी। तो यानी ये जो चरण वाइज होगा। और कैसी क्रिया है? रसायन। और रासायनिक जैसे ही नाम लिया तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि शरीर में रसायन 2 ही होता है, या तो हार्मोन होगा या तो एंजाइम। तो यह एंजाइम के द्वारा होने वाला है। किसके द्वारा? एंजाइम। यह एंजाइम के द्वारा चरणबद्ध रासायनिक क्रिया होता है। यह एंजाइमों के द्वारा चरणबद्ध रासायनिक क्रिया होता है। तो यह चरणबद्ध होता है, एंजाइम के द्वारा होता है, रासायनिक क्रिया है। और ऑक्सीजन जा करके माइटोकॉन्ड्रिया से बाइंड होता है और किसका निर्माण कर देता है? ग्लूकोज का। यानी ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रो बनाना माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या निर्माण कर देगा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लूकोज को बना देगा। C6H12 ग्लूकोज ही लिख दे रहे हैं, C6H12O6 ना, ग्लूकोज को निर्माण कर देगा। ठीक, तो अब आप बता लो कि कोशिकीय श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन क्या है, बाह्य श्वसन। तो श्वसन की कितनी अवस्थाएं? 3। श्वसन की कितनी अवस्था? 3। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और ठीक। बाह्य श्वसन माने किसको कहेंगे? जब हम सांस को अंदर लें और बाहर निकालें, वही क्या है? बाह्य श्वसन। यह कितने प्रकार का होगा? 2। सांस को अंदर लेना, अंदर लेने को कहेंगे निःश्वसन, और बाहर निकालने को निःश्वसन कहेंगे। इसके बाद आ जाएगा गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय देखिए, पत्ती जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे उसके रंध्रों द्वारा क्या हो रहा था? गैसों का विनिमय हो रहा था। और जंतुओं में माने हम लोगों में गैसों का विनिमय, ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन वाले माने ब्लड जो ऑक्सीजन आपके फेफड़े में आएगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, पूरे शरीर में पहुंचाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़े को दे देगा, फेफड़ा उसको बाहर क्या कर देगा? फेंक देगा ना। इसी तरीके से क्रिया चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं क्या? गैसीय विनिमय। यह बाह्य श्वसन कितने प्रकार का हो जाएगा? 2। एक श्वासोच्छ्वास और एक गैसीय। ये कई बार दिया है श्वासोच्छ्वास, तो आप जानते हो ना श्वासोच्छ्वास। और इसमें कहेगा निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर, तो तब भी बता लोगे। इसमें इतना ग्रहण करते हैं, इसमें इतना निकालते हैं, ये बता लेना। निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है? आराम से लिख लोगे। ठीक, सांस को अंदर लेना निःश्वसन है, सांस को बाहर छोड़ना निःश्वसन है। इसमें ऑक्सीजन को 21%, इसमें ऑक्सीजन को 16 से 17% बाहर फेंक दिया जाता है, 4% उपयोग किया जाता है। सब लिख देना। इधर आंतरिक श्वसन यानी ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को ऊतकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन यानी यह कोशिका में होगा। और याद करिए, शुरुआत में जब आपको पाचन पढ़ाए थे, तो अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पढ़ाए थे अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर मुंह में लेना, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कई तरीके से, पक्षियां चोंच से करती हैं ना, हम लोग मुख से, मेढक द्विशाखित जीभ से करता है, तो वहाँ बताए थे। तो यानी जब आप ग्रहण कर लिए उसके बाद वो क्या होगा? उसका पाचन होगा। पाचन माने टूटना, छोटे छोटे कणों में क्या होना? टूटना। तो उसी को कहेंगे पाचन। और पाचन के बाद जो पचा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा है उसको क्या कर लेना? ब्लड में मिलाना। क्या कहलाता है? अवशोषण। अवशोषण और अवशोषित किया गया चीज क्या कर देना? देखिए, अवशोषण माने अवशोषित कर लिया गया। अवशोषित किया चीज कोशिका में विलीन करना, यानी कोशिका में मिला देना, स्वांगीकरण। अब सब कुछ जो भी अवशोषित किया है वो कहाँ मिल गया? कोशिका में। अब कोशिका में मिल तो गया, लेकिन वो क्या बनना चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा बनने का काम ये है। आप समझ में आ रहा है पूरा तरीका, कहाँ से कैसे प्रोसेस चल रहा है? माने आपने पाचन किया, अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद स्वांगीकरण होके कहाँ मिल गया? ब्लड में, कोशिका में। अब कोशिका में जो गया है उसको कुछ न कुछ, जैसे आप तेल डाल दो, उसका हारन ही मत, चालू ही मत करो, तो तेल तो पड़ा रहेगा, लेकिन चलेगा बाइक, उसको चालू तो करना पड़ेगा। तो उसको चालू करना ही ये है कोशिकीय श्वसन। ये चालू करना कहलाता है कोशिकीय श्वसन। ये चरणबद्ध से हुआ कि नहीं? शुरू में देखो क्या क्या आपने किया, तब जाके कोशिका में इकट्ठा हुआ। और कोशिका में इकट्ठा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में कई चीज होती है, जैसे सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है ना, गाल्जी बॉडी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और उसी में होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऊर्जा का, एटीपी को ऊर्जा का घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी ना, पावर ऑफ हाउस। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा एटीपी,
और ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी माने ऊर्जा का मुद्रा एटीपी। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन उसको तोड़ करके क्या बना दिया, ग्लूकोज को हम आसानी से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये पूरा तरीका था किसका, श्वसन की अवस्था में। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि यह चरणबद्ध तरीके, और चरणबद्ध क्या है, पाचन से लेके आपको बता दिए। ठीक, उतार लो अब इसको। अब ध्यान से सुनो लड़के, अब बताना चालू करो आप। चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट 6.1 ना, श्वसन की परिभाषा बताइए। देखो, श्वसन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और क्या बनता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा दो तरीके से प्राप्त होगा, एक तो वायवीय ऑक्सी श्वसन से और एक ऑक्सी से ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उससे ज्यादा 673 किलो कैलोरी, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और एक होगा कहाँ, कोशिका द्रव्य में, जिसे अनाक्सी श्वसन कहेंगे। इससे 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। पढ़ा दिया है ना। आगे देखो, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे किण्वन भी कहा जाता है, किण्वन भी कहते हैं। यह जीव द्रव्य में होता है, कहाँ, जीव द्रव्य में। ठीक, यह ईस्ट तथा कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। आगे इसी में अवायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है, ईस्ट और जीवाणुओं में। आगे श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। श्वसन की कितनी अवस्था, महाश्वसन, आंतरिक श्वसन और श्वसन। अब आगे है पादपों में श्वसन, पादप में श्वसन आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है जंतुओं में श्वसन। क्या, जंतुओं में श्वसन। हेडिंग डालिए, जंतुओं में श्वसन। पकड़ो।